हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इट्स नोट्स की बात करें तो ये नोट्स जो है मेरा नहीं है, ये बस मैंने नोट किया है कहीं से। मैं बता देता हूँ, ये 64th और 65th में एक भैया हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था DYSP के पोस्ट पर, दोनों में मतलब टॉप 50 में रैंक आई थी। उनका नाम काफ़ी दिनों पहले मैंने दिनों क्या साल भर पहले मैंने इसको नोट किया था, ठीक। तो ध्यान नहीं आ रहा है कि नाम क्या था, बट ये नोट्स उनका है। अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं आपको बिना किसी इसमें छेड़छाड़ के, जहाँ कहीं ज़रूरत होगी मैंने कुछ ऐड किया होगा, बट 99% उन्हीं का ये नोट्स है। तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये आपके सामने ये लाया हूँ, ठीक। और ये बात की जाए भारतीय विदेश नीति की, तो ये एक्चुअली आपको पॉलिटी में ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक। लक्ष्मीकांत में आप पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको काम आएगा भारतीय BPSC की जो मुख्य परीक्षा होती है ना, उसके GS 1 के इंटरनेशनल रिलेशन में भी, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी, ठीक। उस पेपर में ये चीज़ें काम आएंगी, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। और अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख सकते हैं, ठीक। और ये राइटिंग मैं दोबारा अच्छे से लिख सकता था, बट ऐसे इसलिए लाया हूँ जानबूझकर, ताकि आपको पता चले कि अगर ऐसी भी राइटिंग होगी तो ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक। समझ में आना चाहिए, ठीक, समझने में आना चाहिए, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी राइटिंग होगी तभी मार्क्स मिलते हैं। देखिए, कंटेंट से मतलब होता है उनको, आपका जो लिखा हुआ है बस समझ में आ जाए, ठीक। ऐसा नहीं कि आपकी राइटिंग अच्छी है तो बहुत, राइटिंग ठीक नहीं है तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, और राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंट पर फोकस करना होता है, ठीक है। कंटेंट और जो भी चीज़ें हैं आप अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, ठीक। राइटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन और कंटेंट, ठीक है। अब भारतीय विदेश नीति की बात की जाए तो इसके सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है। एक एक करके सारी बातें करेंगे। भारतीय विदेश नीति की हम बात करें तो देखिए, भारत की विदेश नीति का जो उद्देश्य है ना, वो भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं, भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों का नियमन करना। ये भी होना ही, मतलब यही बात होनी चाहिए, ठीक। किसी की भी विदेश नीति हो, उसमें क्या उद्देश्य होना चाहिए कि उनका जो राष्ट्रीय हित है उसको बढ़ावा देने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों का नियमन करना है। तो वैसा ही भारत का भी है। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य क्या है? भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों का नियमन करना, ठीक। जो विदेश नीति होती है, किसी भी देश की विदेश नीति होती है, हम भारत की बात कर रहे हैं, तो विदेश नीति जो होती है ना, विदेश नीति निम्न कारकों पर आधारित होती है। कौन कौन से कारक हो सकते हैं? किसी भी राष्ट्र के साथ हमारी जो नीति है, हमारा जो रिलेशन बन रहा है, वो कौन कौन से कारक पर डिपेंड करते हैं कि उस राष्ट्र की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। मतलब समुद्र के किनारे है, लैंड लॉक्ड है, मतलब समुद्र के किनारे है तो थोड़ा बिजनेस आसान हो जाता है, ठीक। ऐतिहासिक परंपरा वहाँ की क्या है, राष्ट्रीय नेतृत्व कैसा है वहाँ पर, ठीक। राष्ट्रीय नेतृत्व का मतलब ये हुआ कि भारत के फेवर में है वहाँ के जो शीर्ष स्तर पर जो भी वहाँ के पॉलिटिशियन हैं या फिर जो भी राष्ट्रपति वगैरह हैं, ठीक, वो भारत के फेवर में है या नहीं। तो राष्ट्रीय नेतृत्व देखते हैं कैसा है, हमारे फेवर में है या नहीं है वहाँ के, ठीक। वहाँ की जन भावना क्या है, वहाँ के लोगों की भावना क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक, कितनी, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, पैसे वाले हैं नहीं पैसे वाले, ये सब लोग देखते हैं ना, ठीक। पैसे वाले कहने का मतलब वही बिजनेस की बात हो गई, जहाँ से हमें फ़ायदा हो, कुल मिलाकर यही है, सब यही देखते हैं। सैन्य शक्ति की बात की जाए, ठीक, कौन कितना पावरफुल है, ये सारी बातें भी मायने रखती हैं। सामाजिक बनावट कैसी है वहाँ की, राजनीतिक संगठन की बात की जाए, वहाँ के राष्ट्र की संस्कृति की बात की जाए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे रिलेशन को डिसाइड करती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक। ये सारी बातें हमारे बीच, जो राष्ट्र के बीच में जो रिलेशन होता है ना, जो भी संबंध होता है, उन सबको ये डिसाइड करते हैं, ठीक। एक एक करके सभी सिद्धांत को देखते हैं। भारत के जो भी भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत हैं ना, उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो विश्व शांति को बढ़ावा देना भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत है, ठीक ना। विश्व शांति को बढ़ावा देना, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक ना। सुरक्षा व सहयोग को बढ़ावा देना, ये सारी बातें मैंने एक एक करके, ठीक, यहाँ पर पॉइंट कर, जो भी पॉइंट्स हैं ना आप खुद भी समझ सकते हैं, बट जहाँ पर समझाने की जरूरत होगी मैं समझाऊंगा। अनुच्छेद 51 की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, ठीक है ना, कि भारतीय राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक व न्यायपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विधि व संधि शर्तों के प्रति आदर, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से मतलब सुलझाना,
ठीक ना, किसी को बीच में आकर सुलझाना, ठीक ना, अगर नहीं सुलझ पा रहा है कोई भी राष्ट्र हो, देश हो, अगर वो सुलझा सकता है, ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से सुलझाना, ये सब निर्देश दिए गए हैं किसमें, अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान के, ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि शांति जो है ना, शांति भारत के लिए एक उत्साहजनक आशा ही नहीं, यह एक आपात आवश्यकता है, ठीक। तो ये आप कोट कर सकते हैं जहाँ जरूरत पड़ेगी भारतीय विदेश नीति की। भारतीय विदेश नीति से रिलेटेड अगर कोई कहीं क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पर आप इन बातों को कोट कर सकते हैं, ठीक, इस स्टेटमेंट को कोट कर सकते हैं। बात की जाए गैर उपनिवेशवाद की, ठीक, हाँ, भारतीय विदेश नीति का अगला जो सिद्धांत है गैर उपनिवेशवाद, ठीक। हम उपनिवेशवाद नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उपनिवेशवाद क्या होता है। लगभग 200 सालों तक हम ब्रिटेन के उपनिवेशवाद रहे, ठीक। उपनिवेशवाद कहने का मतलब कोई भी राष्ट्र क्या करता है, किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर वहाँ के संसाधनों का दोहन करना, अपने लोगों के फायदे के बारे में सोचना, यही तो उपनिवेशवाद है ना। तो भारत ये नहीं चाहता है, गैर उपनिवेशवाद चाहता है, ठीक, उपनिवेशवाद नहीं हो, ठीक। तो भारत ने क्या किया है, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध किया है। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद छोटे व कमजोर राष्ट्रों का शोषण व विश्व शांति हेतु बाधा उत्पन्न करते हैं, ये भारत का मानना है। वर्तमान में नौ उपनिवेशवाद व नौ साम्राज्यवाद का भी विरोध भारत करता है, ठीक। नस्लवाद की बात की जाए, ठीक, गोरा काला ये सब अफ्रीका में जो, हाँ, तो नस्लवाद की बात कर ली जाए तो नस्लवाद के सभी रूपों का विरोध भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक। भारतीय विदेश नीति के जो महत्वपूर्ण पहलू की बात की जाए तो हर तरह के नस्लवाद का विरोध करना है, गोरा काला, ठीक, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ठीक ना, ये सारी बातें जो भी हो, अमीर गरीब, ठीक है। नस्लवाद सामाजिक असमानता को बढ़ाकर वैश्विक शांति में अवरोध उत्पन्न करता है, ये भारत का मानना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक। दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लवाद है इसका भी भारत काफ़ी विरोध करता है, ठीक ना, और विरोध किया भी है। फिर गुट निरपेक्षता की बात की जाए तो ये मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि गुट निरपेक्षता आखिर क्यों आई थी। देखिए, हुआ यूँ कि अमेरिकी नेतृत्व में पूंजीवादी देश आ गए और सोवियत गुट में अर्थात रूस के नेतृत्व में साम्यवादी देश, ठीक, अर्थात रूस और पूर्वी यूरोप, और पूंजीवादी देश अर्थात अमेरिका व पश्चिमी यूरोप, ठीक। ये इन दोनों का गुट बन गया, एक तरफ ये अमेरिकी नेतृत्व, एक तरफ सोवियत नेतृत्व अर्थात रूस का नेतृत्व, ठीक। इन दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया, ठीक। लेकिन भारत ने दोनों गुटों में शामिल होने से अस्वीकार कर दिया, ठीक ना, अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, ठीक। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों के मध्य तनाव कम करने में भारत ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि हाँ, भारत के गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, भारत के गुट निरपेक्षता के अर्थ की बात की जाए तो भारत किसी भी समूह में शामिल देश या किसी अन्य राष्ट्र से सैन्य सहयोग नहीं करेगा, चाहे वो अमेरिकी नेतृत्व वाला गुट हो या फिर सोवियत संघ वाला गुट हो, ठीक, किसी में भी। भारतीय विदेश नीति की स्वतंत्रता, दशा व दिशा, कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय विदेश नीति जो है वो स्वतंत्र रहेगी, ठीक, स्वतंत्र दशा व दिशा रहेगी, स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रहेगी, ठीक ना। ये भारत ने गुट निरपेक्षता के अर्थ में बताया, ठीक। गुट निरपेक्षता का मतलब ये रहा भारत के लिए कि भारतीय जो विदेश नीति है ना, तो भारत की विदेश नीति की स्वतंत्र दशा व दिशा रहेगी, ठीक। ये सारी बातें हैं। सभी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध का प्रयास, ये गुट निरपेक्षता का अर्थ है, ठीक। पंचशील की बात की जाए तो पंचशील के बारे में भी मैंने बता दिया है पहले भी, ठीक। पंचशील सिद्धांत 1954 में लाया गया था, ठीक। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच, ठीक, तिब्बत के प्रश्न पर, ठीक ना, नेहरू और चाउ एन लाई के बीच, ठीक। लेकिन हाँ, और ये भी बात जान लीजिए, इससे ये तो जरूरी है, बट ये जान लीजिए कि पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं। तो ये आता है क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करना, माने क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, ठीक है। और संप्रभुता कहने का मतलब कोई भी हम डिसीजन ले रहे हैं तो कोई और राष्ट्र हमारे बीच इंटरफेयर ना करे, ठीक, हमारे पर्सनल मैटर में, गैर जरूरी, ठीक ना। फिर गैर आक्रमण, ठीक, कोई आक्रमण नहीं हो, अनाक्रमण बोल सकते हैं, ठीक, किसी राष्ट्र पर कोई आक्रमण ना करे। आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, कोई हस्तक्षेप ना करे हमारे आंतरिक मामले में। समानता व परस्पर लाभ, हम एक दूसरे को समान समझें और एक दूसरे के लाभ के बारे में सोचें। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से हम रहें, ठीक।
हम जो भी हमारा मेरा राष्ट्र हो, अपना राष्ट्र हो या फिर सामने वाले जो भी राष्ट्र हो, ठीक, दोनों शांतिपूर्ण ढंग से रहें। ठीक, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, दोनों का अस्तित्व कैसा हो, शांतिपूर्ण ढंग से रहे। ठीक ना। एफ्रो एशियाई झुकाव की बात की जाए, भारतीय विदेश नीति की अगली सिद्धांत की बात की जाए तो अगला सिद्धांत क्या है, एफ्रो एशियाई झुकाव। ठीक है ना, अफ्रीका और एशिया की तरफ झुकाव। अफ्रीका व एशियाई राष्ट्रों की ओर विशेष झुकाव रहा भारत का। इनके मध्य एकता की स्थापना का प्रयत्न किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इन देशों की आवाज़ उठाया गया, जैसे WHO में, WTO में, UNFCCC में। ठीक, 1947 की बात कीजिए तो नई दिल्ली में प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया गया और 1955 में बांडुंग में प्रथम एफ्रो एशियन सम्मेलन, ठीक, इसका आयोजन किया गया। तो ये सारी बातें हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग की बात की जाए तो देखिए, भारतीय विदेश नीति के अगले सिद्धांत की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग प्रदान करना। ठीक, ये अगला सिद्धांत है भारतीय विदेश नीति का। 1945 में भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। ठीक है। 1953 की बात की जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है ना, UNO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन महासभा की अध्यक्षता बनी। ठीक, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता भी कई बार भारत बन चुका है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जा रही है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता को भी कई बार ग्रहण कर चुका है भारत। स्थायी सदस्यता की मांग, ठीक ना, की जा रही है और प्रबल दावेदारी भी है, भारत के पास मांग की जा रही है। ठीक, भारतीय विदेश नीति के अगले सिद्धांत की बात की जाए, निःशस्त्रीकरण। ठीक है, निःशस्त्रीकरण अर्थात शुरुआत से ही भारत ने हथियारों की होड़ का विरोध किया है। ठीक, हथियारों की होड़ का विरोध किया है। ठीक, भारत ने तो ये भी चाहा है कि जो भी न्यूक्लियर हथियार हैं सारे, पूरा विश्व इसको समाप्त कर दें। ठीक, लेकिन भारत को भी हथियार रखना चाहे, न्यूक्लियर हथियार बनाना मजबूरी है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर जो भी हमारे दुश्मन देश हैं, दुश्मन कहने का मतलब ये है जो भी हमसे शत्रुता चाहते हैं, ठीक, शत्रुतापूर्ण जिनका संबंध है, उनसे हमें सेल्फ डिफेंस करने के लिए, ठीक, अपनी आत्मसुरक्षा के लिए ये सारी चीज़ें रखनी पड़ रही हैं। ठीक, लेकिन भारत ने कभी इंटेंसली नहीं चाह रहा है ऐसा। ठीक ना, बस आत्मसुरक्षा के लिए भारत ने ऐसा, ये जो भी हथियार हैं भारत के पास वो हैं। ठीक, किसी का भारत नुकसान नहीं चाहता है। ठीक, ऐसी आपकी भी सोच होनी चाहिए आंसर राइटिंग में। ठीक, 1968 की बात की जाए तो 1968 में जो NPT आया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और 1996 में जो CTBT आया, ठीक ना, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक ना, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक, तो इनका भारत ने इसका विरोध किया, मतलब भेदभावपूर्ण व शोषणात्मक बताया है। इसमें क्या किया गया है ना, तो फेवर किया गया है कि इसका जो भी पावरफुल राष्ट्र हैं उनका फेवर किया गया है। ठीक, लेकिन जिनके पास अभी न्यूक्लियर पावर नहीं था, ठीक, उनको ये कोशिश की गई इसमें, इस ट्रीटी में, कि वो न्यूक्लियर पावर नहीं रखें या फिर न्यूक्लियर जो भी पदार्थ हैं वो उनका आयात नहीं कर पाएँ। ठीक, ये उनकी मंशा रही थी। ठीक, लेकिन भारत ने साइन नहीं किया NPT पर। भारत ने हमेशा, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्ण परमाणु निःशस्त्रीकरण का हमेशा समर्थन किया है। पूर्ण परमाणु निःशस्त्रीकरण का हमेशा भारत ने समर्थन किया है। ठीक, लेकिन सब रख रहे हैं तो भारत को भी रखना मजबूरी है। ठीक, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये सारी बातें हैं। हाँ, ये चीज़ें पढ़ने के लिए एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, इस पर टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, तो खाली आप नाम ध्यान में रखिए, NPT और CTBT को भेदभावपूर्ण व शोषणात्मक बताया है भारत ने। ठीक ना, जहाँ निःशस्त्रीकरण की बात आएगी वहाँ पर आप कोट कर सकते हैं इन बातों को। ठीक, ये सारी बातें हैं। हाँ, ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा है, राइटिंग पर नहीं जाइएगा। मैं चाहता तो बहुत अच्छे से लिख सकता था, बट मेरे बताने का, ये ऐसे लिख कर दिखाने का ये भी मतलब था कि अगर ऐसी भी आपकी राइटिंग है तो मार्क्स में कोई कटौती नहीं होगी। और जो एग्ज़ाम में टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइटिंग ऐसी ही हो जाती है सबकी। स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन के बाद राइटिंग इससे भी ख़राब हो जाती है। ठीक, तो ख़राब राइटिंग चाहे जितनी भी हो जाए, बस वो पढ़ने लायक होना चाहिए। ठीक, समझ में आना चाहिए। भारत में दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।